नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकपुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से आपके जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर दी है। अगर मैं फाउंडेशन बैच की बात करूं तो इसमें हम लोग जुडिशरी और एपीओ के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जिसमें कि आपका पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। अगर मैं की फीचर की बात करूं इस फाउंडेशन बैच की, तो ये इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगे, जिसमें कि आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड सेशन होने वाला है। जो भी आपका सिलेबस है उसे पूरा हम लोग कवर करेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवरेज हमारा मोटो है, जिसमें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों स्टेजेस को लेकर हम लोग तैयारी करेंगे। देन आफ्टर आपका टेस्ट सीरीज होगा और मॉक टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। आपके जितने भी क्लासेस होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, साथ में मैं आपके लिए लाइव सेशंस भी लेकर आऊँगा। उसके अलावा आपके डाउट सेशंस भी रहेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी में मेंटरशिप का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपके साथ एक आपका मेंटर होता है। मेंटर आपको बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपकी तैयारी का क्या दायरा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सेशन की बात करूँ तो जो सेशन आपका होगा वह आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, BNSS से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। और इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेल को समझेंगे। बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। अगर मैं बात करूं ओल्ड प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में आपका बेल, बेल बॉन्ड या बॉन्ड को डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं नए प्रोसीजर लॉ, नए क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो इसमें आपका बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड तीनों को डिफाइन किया गया है। बेल होता क्या है, तो बेल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में। कहाँ डिफाइन किया गया है बेल को, तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो बेल आपका 2B में डिफाइन है, और उसके बाद सेक्शन 2C में आपका डिफाइन है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद क्लॉज सी है, क्लॉज सी से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लॉज डी। तो क्लॉज डी में आपका डिफाइन क्या है, बेल बॉन्ड डिफाइन है, और क्लॉज ई यानी सेक्शन 2E में आपका डिफाइन है बॉन्ड। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो बात करें अगर बेल की, तो बेल है क्या, तो डेफिनेशन को जरा हम लोग एक बार पढ़ते हैं। बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन। किसकी बात करता है, यह रिलीज ऑफ ए पर्सन की बात करता है हु इज एक्यूज्ड, जो कि एक एक्यूज्ड है, या फिर सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर ऐसा लगता है वो एक सस्पेक्ट है कि उसने यह अपराध किया होगा। तो उसके क्या बात करता है, तो उसके बात करता है रिलीज की। किसकी बात करता है, तो ऐसे पर्सन के रिलीज की बात करता है। यह जो पर्सन है ना, ये पर्सन, इस पर्सन के क्या बात करता है, रिलीज की बात करता है। कहां से रिलीज करना है, तो फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ, फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ। भाई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, या ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया, सस्पेक्ट है, तो उसकी गिरफ्तारी होती है। ठीक है, तो गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसी के रिलीज की बात हो रही है, तो उसी गिरफ्तारी को कहा गया है कस्टडी ऑफ लॉ। ये जो अरेस्टिंग है ना, अरेस्ट जो हुआ है वही कस्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के गिरफ्त में, कानून के कस्टडी में है, तो कस्टडी क्या होता है, वही अरेस्ट, गिरफ्तारी। ठीक है, तो उसी के रिलीज की बात हो रहा है। लेकिन कैसे रिलीज करेंगे, ऐसे तो किसी एक्यूज को नहीं छोड़ा जाएगा जमानत पर। कैसे छोड़ा जाएगा, तो अपॉन अपॉन सर्टेन कंडीशंस, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाए जाएंगे, इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट के द्वारा, या फिर ऑफिसर, यानी कि अगर वह थाने से लेता है तो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा क्या होगा, उसे कंडीशन पर कुछ शर्तों के साथ उसे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, एक्यूटल नहीं होगा, उसे बरी नहीं किया जाएगा, उसे जमानत पर कुछ शर्तों के साथ छोड़ा जाएगा। ठीक है, ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड, या तो बॉन्ड पर जो मैंने बताया, या फिर बेल बॉन्ड पर। तो हम लोग इस बेल के साथ बेल बॉन्ड भी पढ़ेंगे और बॉन्ड भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इतनी देर से बात हो रही है, बेल की बात हो रही है, बेल बॉन्ड की बात हो रही है, बॉन्ड की बात हो रही है, ऑफेंस की बात हो रही है, तो आखिर यह जो बेलेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यह कौन सी चिड़िया का नाम है, तो वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, सेक्शन 2C। सेक्शन 2C में आपका डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है,
तो यहां पर आपका डिफाइन किया गया बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। फॉर द पर्पस ऑफ बेल, बेल के पर्पस के लिए क्या किया गया है, ऑफेंस को, अपराध को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। ऑफेंसेस आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्या है, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, तो सेक्शन 2C में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेलेबल ऑफेंस की, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल, विच इज शोन एज बेलेबल। कैसे ऑफेंस, वैसे ऑफेंस जो कि दर्शाए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल के तहत बेलेबल ऑफेंस के तौर पर, ठीक है, और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर हम लोग बात करें बेलेबल ऑफेंस की, तो बड़ा ही स्पष्ट इसको परिभाषित किया गया है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कि दर्शाए गए हैं, विच इज शोन एज बेलेबल, जिनको बेलेबल ऑफेंस के तौर पर दर्शाया गया है। कहां पर, तो फर्स्ट शेड्यूल। किसके फर्स्ट शेड्यूल, तो BNS, भारतीय न्याय संहिता जो है आपका, इसमें पनिशमेंट की बात कही गई है, जो IPC को रिप्लेस करके आया है, वहां पर फर्स्ट शेड्यूल जो है, फिफ्थ कॉलम, कॉलम फिफ्थ जो है आपका फर्स्ट शेड्यूल का, उसमें बताया गया है कि यह ऑफेंस बेलेबल है या फिर यह ऑफेंस नॉन बेलेबल है। ठीक है, और ऐसे ऑफेंसेज, ठीक है, जिन्हें कि हम नॉन बेलेबल कहते हैं, वो कौन से ऑफेंस है, एनी अदर ऑफेंस। यानी एनी अदर ऑफेंस मतलब कि वह सारे ऑफेंसेज जो कि बेलेबल नहीं है, वह क्या कहलाएंगे, आपके नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे। और इसे लेकर भी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो फर्स्ट शेड्यूल में। कहाँ किया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है, उसके कॉलम 5 में किया गया है। ठीक है, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल आपका कहाँ पर बताया गया, कैसे आप जानेंगे, तो वही BNS में आपका जो भारतीय न्याय संहिता है, उसका जब पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप पेज पलटिएगा तो आपका वहां पर क्या दिया, फर्स्ट शेड्यूल दिया गया। तो फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस आपका बेलेबल ऑफेंस है और कौन सा ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब देखिए थोड़ा सा और इन डिटेल समझते हैं। वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट इज प्रोवाइडेड इन द, वही जो मैंने आपको बताया, कॉलम फिफ्थ। कॉलम फिफ्थ है, कॉलम फिफ्थ किसका, तो फर्स्ट शेड्यूल का है आपका। फर्स्ट शेड्यूल लेज डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस गिवन अंडर द भारतीय न्याय संहिता। वही जो मैंने आपको बताया था ना कि भारतीय न्याय संहिता जो है, जब उसको आप उसका लास्ट सेक्शन, उसका जब पेज पलटिएगा तो वहां पे एक पूरा चार्ट दिया हुआ, पूरा एक चार्ट बना हुआ है, उसका कॉलम नंबर 5 है, वो चार्ट है आपका फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, उस जो पूरा चार्ट टेबल बना हुआ है उसको फर्स्ट शेड्यूल कहते हैं। और उस फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में जाइएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, तो कॉलम 5 में जाइएगा तो वहां पर उस ऑफेंस के आगे, ठीक है, जो अपराध है उसके आगे लिखा रहेगा कि वो अपराध आपका जमानतीय है या गैर जमानतीय है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब ये कौन से कानून में दिया गया है, यह जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, तो यह दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023। और भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक्ट नंबर क्या है, तो इसका एक्ट नंबर है 45। ठीक है, अब लगे हाथ थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ और भी दो कानून है ना, वह क्या है, तो उसके बाद है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, 2023। अब इसका एक्ट नंबर 45 है, तो एक्ट नंबर 45 है तो इसी सीक्वेंस में आ जाइए। इसका एक्ट नंबर क्या हो गया, 46 हो गया, सीक्वेंस में हो गया। 45 के बाद क्या आएगा, 46 आएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के बाद क्या है, पनिशमेंट की बात कर ली तो अब प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है, प्रक्रिया कहाँ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसका एक्ट नंबर BNS का था 45 था, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीक्वेंस में आइए तो इसका 45 है तो इसका 46 हो जाएगा। अब हमने पनिशमेंट की बात कर ली, हमने प्रोसीजर की बात कर ली, अब थोड़ा सा एविडेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर एविडेंस की बात करें हम लोग, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो इसका एक्ट नंबर 45 है, किसका,
भारतीय न्याय संहिता का, जो आईपीसी को रिप्लेस करके आया, उसका एक्ट नंबर 45 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया है, इसका एक्ट नंबर 46 है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके नया कानून आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसका एक्ट नंबर क्या हो गया, सीक्वेंस में आइए 45, 46, इसका हो गया 47। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल द ऑफेंसेस अंडर लॉज अदर देन बीएनएस, वैसे ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल की तो बात हो गई, ठीक है, यहाँ पर कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा कॉलम 5 में। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस जो कि बीएनएस के तहत नहीं आते हैं, भाई और भी तो कानून है ना, और भी तो अपराध है, सिर्फ जो अपराध बीएनएस में दिए हैं वही तो अपराध नहीं है, और भी बहुत सारे क्राइम होते हैं अलग अलग कानून के तहत। तो उसमें जो ऑफेंसेज होंगे उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो यही कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल इस बात को कहता है द ऑफेंसेस अंडर लॉज अदर देन बीएनएस जो कानून है, ठीक है, जो अपराध हैं, उसमें अगर कोई पनिशमेंट की बात होती है विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years और मोर, 3 साल या 3 साल से ज्यादा अगर वहां पर बात होती है पनिशमेंट की, तो वह ऐसे अपराध क्या कहलाएंगे, नॉन बेलेबल कहलाएंगे। बीएनएस के अलावा और कोई क्राइम होता है किसी कानून में, ठीक है, और उसमें अगर 3 साल या 3 साल से ज्यादा उसमें पनिशमेंट है उस क्राइम को लेकर, तो वैसे ऑफेंसेस क्या कहलाएंगे, वैसे ऑफेंसेस कहलाएंगे आपके नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे, ठीक है। विच वाइल ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 3 years, अगर ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जिसमें की सजा 3 साल या लेस देन 3 years है, 3 साल से कम है, ठीक है, 3 साल से कम, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा वो आपका बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, अदर देन बीएनएस के अलावा, ठीक है। बीएनएस के लिए तो शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में जाइए, वहां पर बताया हुआ कि यह पनिशमेंट है, यह बेलेबल है, यह पनिशमेंट है, यह नॉन बेलेबल है। लेकिन बीएनएस के अलावा अगर कोई और किसी कानून में अपराध होता है तो उसकी पहचान यही है कि 3 साल या 3 साल से ज्यादा उस अपराध के लिए सजा है, तो वैसा ऑफेंस क्या होगा, वैसा ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल होगा, 3 साल या 3 साल से ज्यादा, लेकिन 3 साल से अगर कम उसमें सजा है वैसे ऑफेंस के लिए, तो वो बेलेबल होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करें बेल को लेकर प्रोविजन, तो द प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल आर लेड डाउन इन चैप्टर, कौन से चैप्टर में, तो चैप्टर आपका 35 में, चैप्टर 35 ऑफ द बीएनएसएस 2023, वही बीएनएसएस 2023 जिसका कि एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर है 46। अब बेल बॉन्ड की बात करते हैं, ये बेल बॉन्ड क्या है, बेल की बात कर ली, इतनी देर से बात कर ली हमने बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस भी समझ लिया। अब ये बेल बॉन्ड क्या होता है, तो बेल बॉन्ड कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2D में डिफाइन है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में, ठीक है। तो बेल बॉन्ड मींस एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद सियोरिटी, यह बात करता है बेल बॉन्ड क्या है, एक तरीके का अंडरटेकिंग है। ये अंडरटेकिंग मतलब आपने वचन दिया है, आपने प्रॉमिस किया, आपने वादा किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको रिलीज किया जा रहा है, इसी शर्त पर, इसी अंडरटेकिंग पर ही आपको रिलीज किया जाएगा, फॉर रिलीज विद लेकिन श्योरिटी, ठीक है। तो अंडरटेकिंग आपका हो गया जिसे वचन कहते हैं या प्रॉमिस कहते हैं। अब ये श्योरिटी क्या होता है, तो देखिए श्योरिटी की अगर बात करें तो अब श्योरिटी को बेलर भी कहा जाता है। तो अब बेलर इज अ थर्ड पार्टी मतलब हु इज नॉट एन एक्यूज, जो कि एक्यूज नहीं है, वो तीसरा व्यक्ति है जो कि एक्यूज्ड पर्सन के लिए अंडरटेकिंग देगा, ठीक है ना, अंडरटेकिंग लेगा वो। A bailer is a third party who guarantees, यही अंडरटेकिंग लेता है, who guarantees an accused person court attendance and compliance with bail condition, वो accused person के कोर्ट की जो अटेंडेंस है, यानी समय समय पर जब उसकी तारीख लगेगी तो उस तारीख पर जो accused person है वह आएगा, साथ में क्या है, जो बेल कंडीशंस है उसको भी वह मानेगा, उसकी शर्तों को वह मानेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ श्योरिटी, अब जो श्योरिटी है, जो जमानतदार है, ठीक है, यह जो जमानतदार है ना, इसी को जमानतदार कहते हैं, क्या कहते हैं, जमानतदार। इस जमानतदार को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून में, आप में से बहुत सारे लोग कोर्ट चले जाते हैं, कहते हैं भाई इसका हमें जमानतदार बनना है, इसका बेलर बनना है, इसका श्योरिटी बनना है, तो वही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहाँ डिफाइन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ श्योरिटी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 485 एंड 486 ऑफ बीएनएसएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन है। किस बात, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गारंटीज अपीयरेंस, किसके अपीयरेंस की बात करता है, तो भैया जब भी डेट लगेगी उस मामले की सुनवाई को लेकर, तो एक्यूज्ड पर्सन को कहाँ, जिसको जमानत मिला है एक्यूज्ड को,
वह कोर्ट में हाजिर होगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो इसी श्योरिटी की होगी, यह जो बेलर है इसकी जिम्मेदारी होगी। उसके साथ साथ क्या है कि भाई मान लीजिए कोर्ट ने कोई कंडीशन लगाया है, बेल के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मान लीजिए उसका पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना है ताकि वो कहीं बाहर न भाग जाए, तो उसको सुनिश्चित करना भी किसका काम है? जो आपका पासपोर्ट को सरेंडर करना, यह भी जिम्मेदारी किसकी है? तो यह बेलर की जिम्मेदारी है, श्योरिटी की जिम्मेदारी है कि भैया जो शर्तें दी गई है ना बेल पर जो आपका हुआ है, जिस आधार पर बेल आपको ग्रांट हुआ है कंडीशन पर, तो उसको आपको फुलफिल करना है और इसका जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर कराना है कोर्ट में। साथ साथ में जो मैंडेटरी डिक्लेरेशन होता है बेल को लेकर, वो भी अंडरटेकिंग लेना है। किसको लेना है? तो ये श्योरिटी को लेना है। अब बात करें हम लोग, हमने बात कर लिया बेल का, बात कर लिया बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस का, बात कर लिया हमने बेल बॉन्ड का, बात कर लिया। अब थोड़ा सा बॉन्ड को समझ लेते हैं, ये बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड डिफाइन है आपका सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ई, ठीक है, इन शॉर्ट 2E उसको कहिए। तो बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग। ये पर्सनल बॉन्ड यानी निजी मुचलके पर आपको छोड़ा जाता है। अक्सर ऐसे मामले जो गंभीर प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, आपको आपके पर्सनल बॉन्ड पर क्या करता है, छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि यह विदाउट श्योरिटी है, ठीक है। बेल बॉन्ड में क्या है? विद श्योरिटी है, और यह क्या है? विदाउट श्योरिटी है। अब अंडरटेकिंग, जैसा कि बताया, अंडरटेकिंग कौन लेगा? तो खुद जो एक्यूज्ड है वही अंडरटेकिंग लेगा, उसके निजी मुचलके पर, उसके पर्सनल एश्योरेंस पर क्या होगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन हर मामले में नहीं, गंभीर मामले में नहीं, छोटे मोटे मामले में, अपराध में क्या किया जाएगा, उसके पर्सनल अंडरटेकिंग पर उसको, यानी उसके प्रॉमिस या उसके वचन या फिर पर्सनल एश्योरेंस पर उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जब चीजों को आप विद कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, क्योंकि देखिए किताब में किताब की भाषा दी हुई है, बेयर एक्ट का लैंग्वेज दिया हुआ है, उसे ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है अपने सेमेस्टर में। लेकिन चीज़ों को जब एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है, ताकि जब एग्जाम में आप बैठे तो आपको रिकॉल हो, चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाए, वैसी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन को लेकर कोई सवाल हो या फिर आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लॉकुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, वहां भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। और एक और सवाल आप में से बहुत सारे बच्चों का था कि सर यह जो फाउंडेशन बैच आप लेकर आए हैं इसकी फ़ी क्या है? तो देखिए अभी मैं आपसे कोई फ़ी नहीं ले रहा हूँ। दूसरी बात कि आपने पूछा सर ये क्लासेस हम कैसे अटेंड करेंगे, तो सारे क्लासेस आपके ऑनलाइन मोड में हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में सारे क्लासेस हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास आपको ज्वाइन कैसे करना है, वो अभी समझ लीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको आना है यहाँ पर यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर आना है, यहाँ पर आप लॉकुल सर्च करेंगे। क्या करेंगे? लॉकुल, ठीक है ना। आप यहाँ पर लॉकुल सर्च करेंगे, LAWKUL, लॉकुल चैनल आपका अपना है। यहाँ पर जाएंगे और सारे क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी क्लासेस हैं आपके, जैसे जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, इसको लेकर मैंने कवर किया हुआ है। उसका इंडियन पॉलिटी है आपका। दूसरी बात की आपका जीके जीएस भी यहाँ पर कवर होगा, इसलिए कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को भी लेकर बहुत सारा डाउट है, तो अभी जो मैंने ऑनलाइन चेक करा है उसमें कल की डेट दिखाई जा रही है कि कल हो सकता है आपका उस पर फैसला आ जाए। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, कि कल हमारा कुछ फैसला इसको लेकर आ जाए, कुछ अच्छा सुनने को हमें मिले। उसके बाद देखिए पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो कि LLB प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में, तो आईलेट 2027 है, उसको लेकर भी मैंने बताया कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये नेशनल लॉ NLU दिल्ली के लिए है। उसके बाद क्लैट को लेकर भी मैंने बताया है, फिर 7 शेड्यूल। तो इस तरीके से सारे आपको लेक्चर्स आपका साथ में, उसके अलावा आपका जीके जीएस भी है यहाँ पर। बिहार एपी का देखिए आपका सेशन चल रहा था, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वो सब कुछ कवर कर रखा है आपका। उसके बाद जीएस प्रैक्टिस सेट, तो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, इसके लिए कोई फ़ी नहीं है और सारी क्लासेस आपके ऑनलाइन मोड में है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।